मॉर्निंग एवरीवन। मैं राज कंवर फिर से आपका बीएस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाने के लिए रेडी हूँ। आपने जो पहले वाले पार्ट में जो पढ़ा था वो एक बार आप देख लें कि मैंने बिजनेस की यानी व्यवसाय की आपको डेफिनेशन यानी परिचय बताया था, इंट्रोडक्शन करवाया था, जिसमें उसकी कुछ इम्पोर्टेंस बोलो या कुछ फीचर्स बोलो जो 7 पॉइंट में मैंने आपको समझाया था। फाइनेंशियल एक्टिविटी एक बार आप वापस देख लें ताकि कैरी ऑन कर पाए अपन। फर्स्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं। व्यवसाय में क्या होना चाहिए? आर्थिक क्रिया होनी चाहिए। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि यानी सेटिस्फिकेशन होना चाहिए ह्यूमन नीड्स का, और नियमित रूप से माल व सेवाओं का लेन देन होना चाहिए। व्यवसाय में वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन प्रोडक्शन होना चाहिए और फिर उसकी सप्लाई भी होनी चाहिए। और व्यवसाय में हम व्यवसाय करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए यानी लाभ कमाने के लिए। और सबसे मोस्ट कि बिजनेस में या व्यापार में या व्यवसाय में क्या होता है, एक जोखिम तत्व यानी रिस्क एलिमेंट होता है। एक है कि जब भी आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, आपको बदले में व्यापार किया है तो बिजनेस किया है तो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो वो कोई निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित होता है, अनसर्टेनली होता है कि वो कुछ प्रतिफल के रूप में कुछ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 7 पॉइंट्स है, मैंने इनको फर्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से समझाया था। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वापस आप देखें एक बार पार्ट फर्स्ट, और उसके बाद हम व्यवसाय को वापस से एक बार देखेंगे। मैंने 7 पॉइंट में आपको व्यवसाय का अर्थ बताया था। अब मैं बताऊंगी उसका डेफिनेशन कैसे है कि व्यवसाय क्या होता है। तो व्यवसाय में मैंने जो 7 पॉइंट आपको बताए थे उन्हीं पॉइंट को लेकर हमें उसकी डेफिनेशन बनानी है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए थोड़ा लिखा भी है, तो आपको हिंदी में पहले पढ़ के बताते हैं कि व्यवसाय से आशय उन आर्थिक क्रियाओं से हैं जिनमें समाज में मनुष्यों की आवश्यकताओं मतलब जो मानव है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं व सेवाओं का सृजन यानी प्रोडक्शन और सेल किया जाता है। तो इसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि आर्थिक क्रिया होनी चाहिए, जो समाज है उसको संतुष्ट करना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं की जो उनको नीड है उनकी नीड की पूर्ति होनी चाहिए और उनकी संतुष्टि भी होनी चाहिए, फिर लाभ कमाने के लिए होना चाहिए, और उसका सेवाओं का या जो भी प्रोडक्शन वस्तुओं का प्रोडक्शन या सृजन होना चाहिए और उसका सेल होना चाहिए। तो इंग्लिश में वापस है, बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी इन विच गुड्स एंड सर्विस आर created and sold for the purpose of earning profit will fulfilling the need of human being in the society। तो इसकी ये डेफिनेशन थी और उसको आप अपने नोट्स में लिख दें। और एक बात आपको अच्छे से बताऊं कि आपको बिजनेस स्टडी में पीछे के क्वेश्चन मार्क नहीं करने, जो क्वेश्चंस हैं उनको नहीं करना है आपको। बस जितना मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाती हूँ, जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया है बिजनेस, उसकी मीनिंग बता दी, तो आपको बस उसकी मीनिंग लिख देनी है और उतना छोड़ देना है। और लिखना अपनी लैंग्वेज में है, लिखना अपनी लैंग्वेज में है। इंग्लिश वाले अगर इंग्लिश में लिखते हैं साथ में हिंदी भी लिख दें तो भी सही है, नहीं लिखना चाहते सिर्फ इंग्लिश में, वो समझ रह गए कि मैं समझ लूंगा और मेरा अच्छे से हो जाएगा, तो वो सिर्फ इंग्लिश लिख के अपना छोड़ दे। और हिंदी मीडियम वाले अपनी डेफिनेशन, हिंदी मीडियम वालों को ये कहना चाहूंगी अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से जो आपको क्या समझ में आया अपनी लैंग्वेज में लिखें। बिजनेस स्टडी में अगर आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो लैंग्वेज अपनी खुद की यूज़ करना, दूसरों की लैंग्वेज यूज़ मत करना, किसी का कॉपी पेस्ट भी मत करना। मैं तो कहती हूँ मेरा भी कॉपी पेस्ट मत करो, आपको जो समझ में आया बस आप उसी को देखें और उसी को समझें और उसी को लिखें, उसी से अपने खुद के नोट्स बनाएं। सवाल मत करना, क्वेश्चन जो भी पीछे दिए रखे हैं उनको एक क्वेश्चन लिखा और फिर उसका आंसर लिख दिया, तो आपको फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको बुक को उठाना पड़ेगा, बुक को देखना पड़ेगा, फिर उसको, जबकि मैं ये बताती हूँ कि जितना चैप्टर है उस चैप्टर का हर एक पॉइंट आप लिख दें और उसमें क्या है, वो किससे रिलेटेड है, बस वो लिख दें। जब भी एग्जाम आए तो उस रजिस्टर को खोलो, अपनी नोटबुक को खोलो और उसमें जो लिखा है बस उतना पढ़ के जाओ, आपके मार्क्स फुल आएंगे। चलो अगला पढ़ते हैं। मीनिंग आपको समझा दिया मैंने। अब है व्यवसाय या व्यापार की विशेषताएं। जो आपका व्यवसाय है उसकी क्या विशेषताएं हैं या फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या हैं।
तो जो मैंने बताया कि आगे वाले 7 पॉइंट जो अपने पार्ट फर्स्ट में पढ़े हैं कि फाइनेंशियल एक्टिविटी, सेटिस्फिकेशन, जो आपने फर्स्ट वाले में पढ़े हैं वही 7 पॉइंट है जो आपको लिखने हैं, और उन 7 पॉइंट को हेडिंग वाइज लिख के फिर उसके अंदर लिखना है कि उसमें क्या क्या होता है। फाइनेंशियल एक्टिविटी है तो उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी कैसे, क्या है फाइनेंशियल, आर्थिक क्रिया होती क्या है, तो आपको वही लिखना है कि आप सेवा या माल किसी को उपलब्ध करवाते तो बदले में आपको क्या मिलना चाहिए, पैसा या धन या मुद्रा में उसका आंकलन होना चाहिए, आपको मनी रिसीव्ड होनी चाहिए, आपका ट्रांजैक्शन मुद्रा में होना चाहिए, मनी में ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो वो आपको जैसे सारे 7 पॉइंट से 7 पॉइंट लिख के फिर उसके अंदर आपको अपनी मर्जी से उसके अंदर लिखना है अपनी तरफ से। और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है कि आपको नहीं लिखना आया या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी बुक में भी लिखा हुआ है उसकी हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद में भी आपको लगता है कि बुक लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आई तो आप डाउट क्लास में बाकायदा मेरे से पूछें। और ये जो 7 पॉइंट्स है जितना मैंने पढ़ाया है वो सारे के सारे आपके रजिस्टर की नोटबुक में सारे के सारे होने चाहिए। अगर नहीं मिला तो मैं चेक करूंगी और फिर आपकी शिकायत होगी। तो पहले से ध्यान रखें कि आपको अच्छे से समझना है, एक बार नहीं 2-2 बार वीडियो को देखें और उसमें क्या समझ में नहीं आया वो नोट करके लेके आए कि मेरे को ये समझ में नहीं आया इसको वापस बताया जाए, तो मैं बताने को रेडी हूँ। अगला ये 7 पॉइंट आपको खुद करने हैं, उनको मैं चेक करूंगी कि आपने गलत किया है कि सही किया है, अपनी तरफ से आप ये 7 पॉइंट्स करेंगे। चलो अगला हम पढ़ते हैं स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली आपका टॉपिक है और इंग्लिश मीडियम वाले इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, आपका जो स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली है वो होता क्या है और उसमें क्या होता है। तो एक बार के लिए हम स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली देखते हैं कि उसमें होता क्या है। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली आपकी पुराने, जब आप पुराना हमारा बिजनेस व्यापार, जब पहले अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेजों से पहले की बात है कि उस टाइम हम व्यापार कैसे करते थे, क्योंकि उस टाइम न तो हमारा ये जो अभी का बैंकिंग प्रणाली है, अभी बैंकिंग सिस्टम है वैसा तो नहीं था। आज तो हम मोबाइल एप्लीकेशन से भी पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, दूर बैठे लोगों को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, पैसों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कुछ भी ऐसा साधन नहीं था कि हम यहाँ से पैसा कहीं लेके जा सके। तो उसके लिए हमारे पास क्या सुविधाएं थी, कैसे हम यहाँ बैठे कहीं दूसरी जगह या विदेश में पैसा भेजें और विदेश से वापस पैसा रिसीव करें। तो पहले क्या होता था, पैसा भी कम था और उसकी वजह से चोरियां भी बहुत होती थी, जैसे डकैत, चोर, बहुत सारे लोग होते थे। जो आपका पैसा अगर आप लेके यहाँ से रवाना हो गए अपने पास तो रास्ता बहुत लंबा होता था, क्योंकि वहाँ पे पहले आपकी जो टूर एंड ट्रैवल्स की जो सुविधाएं होती, परिवहन सुविधा थी, वो अच्छी नहीं थी। तो आपको क्या पैदल, किसी को पैदल जाना पड़ता था, किसी को बैलगाड़ियों से जाना पड़ता था। तो उस वजह से क्या इतना पैसा या इतना धन अपने साथ लेकर जाना एक रिस्क होती थी। उसकी वजह से हमारे जो स्वदेशी बैंकिंग थे उन्होंने कुछ सोचा कि हम इस रिस्क से कैसे बचें, इस जोखिम से कैसे बचें कि हम पैसा लेके जाएं और वो चोरी ना हो और हमारा पैसा भी हमारे आगे वाली पार्टी को मिल जाए। तो ठीक है, फिर उसके लिए उन्होंने कुछ सोचा। तो जैसे उन्होंने एक सोचा कि हुंडी नाम करके एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, लेटर कॉन्ट्रैक्ट होता था, आपका पत्र व्यवहार होता था। वो पत्र क्या होता है, उस पत्र का नाम रखा हुंडी। हुंडी होता क्या है, मैं आपको एक अच्छे से स्टोरी बता के समझाऊंगी कि एक्चुअल में हुंडी होती क्या है। तो देखो जो आपका स्वदेशी बैंकिंग था, एक ये हुंडी है जो वैध विनिमय पत्र होता था, वैध विनिमय लीगल कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता था, जिसको बैंकिंग, ये जो स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली थी उसके अंदर इशू किया जाता था, मतलब जारी किया जाता था। और फिर वो लेटर आगे वाली पार्टी को जब दिया जाता था तो वहां से उनको पेमेंट मिल जाता था। तो मैं पहले आपको हुंडी का मीनिंग बता देती हूँ और फिर हुंडी के क्या प्रकार होते थे पहले के टाइम वो मैं आपको समझाती हूँ। तो हुंडी का मीनिंग समझने से पहले आपको एक स्टोरी समझनी होगी। आप सब जानते होंगे कृष्ण और सुदामा की, कृष्ण और नानी बाई का मायरा जो भरा जाता है उसमें, तो आपको कृष्ण और नरसी मेहता की स्टोरी आपको समझनी होगी। नरसी जी की बेटी नैनीबाई का मायरा जब भरने जाते हैं तो उनको भी अपने पास जो भी उनके पास होता है पैसा वगैरह
तो उनको भी बैलगाड़ी से अपना सफ़र तय करके अपनी बेटी के घर जाना होता है, ससुराल जाना होता है मायरा भरने के लिए। तो इतना सारा पैसा वो कहाँ से कैसे लेके जाएं, बीच में चोरी हो गया तो वैसे भी उनके पास तो पैसे कम थे, नरसिंह जी के पास जो है बच्चे कुचे वो भी अगर चोरी हो गए तो क्या करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने नगर सेठ के पास जाके हुंडी बनवाई। हुंडी मतलब एक पेपर पे लिखवा दिया कि नरसिंह जी ने इतने पैसे दिए हैं और ये पैसे आपको फलाना गांव में नरसिंह मेहता आकर आपको वापस देंगे। और सामने वाले सेठ ने भी आपके नरसिंह मेहता को लिख के दिया कि हाँ इन्होंने मेरे को पैसे दिए हैं और मेरा मैनेजर यानी मेरा जो भी वहाँ पे स्टाफ बैठा है वो आपको ये लेटर देख के आपको पेमेंट कर देगा। तो ठीक है, उन्होंने उस लेटर पे लिखवा दिया लाइक जैसे लाख रुपए या 50,000 रुपए जो भी आपके उन्होंने दिए उन सेठ को, वो उस हुंडी के अंदर लिख दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में कि कौन सा व्यक्ति आएगा और किसको देने हैं और ये पैसे नरसिंह जी कौन से मैनेजर से लेंगे। तो ठीक है, फिर वो लेके जब उस सिटी में उस जगह पे पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि मतलब उनके सेठ नगर सेठ ने बोला था कि ऐसा ऐसा दिखने वाला आदमी यानी मेरा मैनेजर होगा, उसके पास जाना या उस जगह पे है। तो नरसिंह जी जब उस जगह पे पहुंचते हैं, वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे उस नाम का कोई मैनेजर वहाँ नहीं होता। मतलब उस सेठ ने उनके साथ धोखा किया होता है कि पैसे नरसिंह, उनको पता था नरसिंह मेहता के पास में कुछ भी नहीं है, इसके आगे पीछे भी कोई देखने वाला नहीं है तो इसका पैसा खा जाते हैं, लेकिन उसने हुंडी लिख कर दी थी। हुंडी के बेस पे उन्होंने उस आदमी को वहां पे ढूंढा तो वो आदमी नहीं मिला। फिर नरसिंह मेहता ने कहा कि अब तो मेरा सांवरिया सेठ ही मेरी हुंडी है जो एक्सेप्ट करेगा और मुझे पेमेंट देगा। तो उन्होंने आराधना की, तब खुद सांवरिया सेठ यानी श्री कृष्ण वहां पे उस मैनेजर का रूप लेकर वहां पे आए और नरसिंह मेहता को ढूंढते हुए उनके पीछे गए और बोला कि अरे नरसिंह मेहता जी, मैं तो आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आपका पेमेंट आप मेरे से ले लीजिए, आप अपनी हुंडी मुझे दो और मैं आपको आपका पैसा दूं। तब है जो नरसिंह मेहता ने अपनी हुंडी उस मैनेजर मतलब सांवरिया सेठ के सामने प्रस्तुत की कि ये मेरा पेमेंट बनता है, ये मेरी हुंडी है और इस नगर सेठ के पास मैंने अपनी हुंडी बनवाई थी, आप मेरा पेमेंट मुझे करें। तब सांवरिया सेठ ने उन नरसिंह मेहता की वो हुंडी को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और उनको बदले में पेमेंट दिया। तो मतलब उनके बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, एक पेपर, एक लेटर था, एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर था, एक लीगल यानी वैध विनिमय पत्र था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पैसा, देखो यहाँ से नगर सेठ के पास से पैसा जमा करवाया और नरसिंह मेहता को दूसरे उनकी बेटी के ससुराल में पैसा वहां से मिल गया। तो पहले ऐसे ट्रांजैक्शन होता था, अगर पेपर खो जाता था तो वापस आके अपने नगर सेठ से वो अपना पेमेंट ले सकता था कि मेरा है जो हुंडी कैंसिल, मतलब पेपर खो गया है, कुछ भी हो गया, तो रिस्क कम होती थी और आगे वाले सामने वाले बंदे को वो हुंडी मिलती थी तभी वो पेमेंट करता था। अगर हुंडी आपके पास है तो आपका पैसा कोई चोरी नहीं कर सकता। तो ऐसे करके ये हुंडी होती थी। अब हम पढ़ेंगे कि हुंडी की टाइप्स, हुंडी भी अलग अलग प्रकार की होती थी कि किस किस तरीके की हुंडी होती थी। तो मैं हुंडी के कुछ नाम बताऊंगी आपको और उसी प्रकार बस आपको लिखना है इस हुंडी के बारे में। आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन आपका नॉलेज जरूरी है कि आपने क्या सीखा, आपका पास्ट में कैसे ट्रांजैक्शन होता था। तो आपका खुद का नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं ये टॉपिक करवा रही हूँ आपको। तो हुंडी के टाइप आपके तो आपका हुंडी का फर्स्ट टाइप है धनी जोग हुंडी। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम उनके एक जैसे ही है। धनी जोग हुंडी, धनी जोग हुंडी है वो है जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेटर था जिसको यहाँ से बनवा लिया और आगे की जिस भी बंदे से, जिस मैनेजर से आपको पैसा लेना है उसको बस दर्शनी मतलब धनी जोग हुंडी को, हुंडी का जो लेटर कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता था वो सामने वाली पार्टी को आप सिर्फ दिखा दो और आपको पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन होती थी, दिखाने पे पेमेंट तो मिल जाता था लेकिन कंडीशन ये होती थी कि इस हुंडी के अंदर किसी भी व्यक्ति को पेमेंट तो मिल जाता था, कोई भी जो भी बंदा धनी जोग हुंडी लेके मैनेजर के पास पहुंच जाएगा उस बंदे को पेमेंट मिल जाएगा। भले वो बंदा आप खुद नहीं होके आपका कोई भाई या कोई रिलेटिव या कोई आपका फ्रेंड सर्कल में कुछ भी हो सकता है, उनको पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन भुगतान पाने पर कोई व्यक्ति कोई किसी भी व्यक्ति का दायित्व नहीं होगा।
मतलब जिसको पेमेंट मिल रहा है, मतलब जिस आपके फ्रेंड को मिल रहा है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, बस उसने तो पेमेंट ले लिया, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है कि हुंडी में कितना पैसा था, क्या पैसा था, बस उसने बंदे ने जितना देख के दे दिया, उसने ले लिया, बस हो गया, वो वहां पे आगे कुछ नहीं बोलेगा। तो सेकेंड टाइप है शाहजोग हुंडी। ये भी दर्शनी हुंडी है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है, उसको आगे वाले मैनेजर को दिखा दो और दिखाने पर पेमेंट मिल जाता है। लेकिन शाहजोग हुंडी और धनीजोग हुंडी दो अलग अलग है। दिखाने पे पेमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन शाहजोग हुंडी होती है उसमें क्या होता है कि एक जो धनीजोग हुंडी किसी भी व्यक्ति को मिल जाती थी, लेकिन शाहजोग, शाह नाम से ही पता चलता है, एक शाह शहनशाह नहीं होता, वैसे ही शाह है जो किसी स्पेशल यानी विशिष्ट व्यक्ति को पेमेंट मिलता था, मतलब कोई रिस्पेक्टिव पर्सन होता था, उसी को पेमेंट मिलता था। और पेमेंट जिसको मिलता है उसकी लायबिलिटी होती थी, उसका दायित्व होता था कि वो चेक करे जितना हुंडी में पैसा लिखा है उतना मिला कि नहीं मिला, और वो उससे क्वेश्चन आंसर कर सकता था। शाहजोग हुंडी। थर्ड हुंडी है फरमान जोग हुंडी। फरमान जोग हुंडी, फरमान आया है, कोई राजा का फरमान आता है तो जैसे, सॉरी फरमान नहीं, फरमान, फरमान अगली हुंडी है, ये फरमान हुंडी है। फरमान हुंडी मतलब ये भी दर्शन, मतलब आप जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट फरमान हुंडी कॉन्ट्रैक्ट को सामने मैनेजर को दिखाओगे, मतलब उसको दर्शन करवाओगे और पेमेंट आपको मिल जाएगा। और इसमें पेमेंट किसको मिलेगा? उस हुंडी के अंदर जिसका नाम लिखा है कि ये राम को मिलना चाहिए तो वो राम को ही मिलेगा। सामने वाला मैनेजर चेक करेगा कि ये राम ही है या नहीं है। हुंडी में किसका नाम लिखा है उसको ही पेमेंट मिलता था, हर किसी को नहीं मिलता था। आगे वाली दो हुंडी थी उसमें आपने देखा, फर्स्ट हुंडी धनीजोग, उसमें पेमेंट किसी को भी मिल जाता था और जो रिसीव करता था उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती थी। सेकेंड हुंडी थी कि शाहजोग हुंडी, उसमें भी आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर देखने पर पैसा दे देता था मैनेजर, लेकिन किसको? एक विशिष्ट व्यक्ति, सम्मानीय रिस्पेक्टिव पर्सन को देता था और उसकी लायबिलिटी भी बनती थी। अब बंदा स्पेशल है, विशिष्ट है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होगी, उसका दायित्व भी तो होगा। फरमान जोग हुंडी, ये भी देखने पर मैनेजर आपको पेमेंट कर देगा, लेकिन देखने पर क्या उसके अंदर किसका नाम लिखा है, किसके फरमान आई है, तो उस फरमान वाले बंदे को ही वो पेमेंट मिलता था। और जब पेमेंट उस व्यक्ति को, आदेशित व्यक्ति को मिलेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, तो उसका दायित्व भी बनता था। अब है देखनहार हुंडी। नाम से पता है देखनहार मतलब देखा और हुंडी मतलब दर्शन किया और पेमेंट मिल जाता था। मैनेजर आपकी देखनहार हुंडी को देखता है और दर्शन कर लेता है और फिर आपको पेमेंट दे देता है। लेकिन उसमें क्या होता है, ये पेमेंट किसको मिलता है? जो भी बंदा लेकर जाएगा। देखनहार हुंडी मतलब जो बंदा उस मैनेजर के पास लेके जाएगा उसको पेमेंट मिलेगा, यानी जो प्रस्तुत करेगा हुंडी उसको, मतलब उसके सामने जो भी प्रेजेंट करेगा कि ये लो मेरा हुंडी है, एक्सेप्ट करो, मैंने शो कर दिया है, मेरा पेमेंट दो। अब किसी की भी हो उसमें भी किसी को भी पेमेंट मिल जाता है। मतलब देखनहार हुंडी नॉर्मल हुंडी धनीजोग हुंडी की तरह ही होती है। और है अब है फरमान। फरमान मतलब एक राजा का फरमान आता है वैसे ही। तो फरमान हुंडी कैसी होती है? एक मुद्दित हुंडी होती है। मुद्दित हुंडी जिसमें क्या होता है कि एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि इस हुंडी को, इस कॉन्ट्रैक्ट लेटर को मेरे मैनेजर के सामने 2 महीने बाद शो करना या 4 महीने बाद शो करना। तो 4 महीने के पहले जाके शो करोगे, उसको दिखाओगे तो वो पेमेंट आपको नहीं करेगा। वो पेमेंट आपको कब करेगा? जब उसकी टाइम पीरियड उस हुंडी में लिखी हुई कि 4 महीने बाद, यानी अक्टूबर नवंबर जो भी उसका डेट और मंथ लिखा होता है उसी डेट को, उसी महीने की उसी डेट को आपको पेमेंट मिलता था। तो उसमें क्या होता था, एक टाइम पीरियड यानी एक समय है जो निश्चित होता था और उसमें आदेशित व्यक्ति को ही पेमेंट मिलता था। मतलब उसमें टाइम और बंदा दोनों ही फिक्स होते थे कि फिक्स टाइम पे मिलेगा और इसी फिक्स बंदे को ही मिलेगा। वो होती थी फरमान जोग हुंडी। एक है अगला जोखिमी। जोखिमी हुंडी भी कैसी होती थी? मुद्दित हुंडी। मुद्दित हुंडी के अंदर कि जो भी माल आपको यहाँ से भेजते हैं, प्रेषित करते हैं। प्रेषित मतलब इस जगह से माल आपने किसी दूसरी जगह पर माल भेजा है और माल का मार्ग में खो जाना, उसकी भी, जैसे अपन अभी
इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, फायर इंश्योरेंस, अपने माल का इंश्योरेंस करवाते हैं कि बाई चांस चोरी हो गया या जल गया, यहाँ से मैंने माल रवाना कर दिया ट्रक भर के और आगे मेरा माल जहाँ भी जा रहा है उस जगह पर सेफली पहुँच गया, सारी क्वालिटी के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, जैसे क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ मैं भेज रहा हूँ वैसा ही वहाँ पे पहुँचेगा, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने इंश्योरेंस करवाया है। और अगर चोरी हो जाता है या मार्ग में माल जल जाता है किसी कारण से, तो फिर उसकी इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करती है। तो ये भी हुंडी वैसी ही है, जोखिम, मतलब आपको अगर कोई माल यहाँ से दूसरी जगह भेज रहे हो उसमें कुछ रिस्क है, तो आप क्या करते थे, जोखिम नाम की एक हुंडी बनवाते थे, ताकि वो नगर सेठ या जो भी स्वदेशी बैंक या कोई भी होता था वो आपकी इस जोखिम हुंडी को, आपकी जितनी भी रिस्क या जितना भी लॉस होता था उसको एक्सेप्ट करके उसका पेमेंट आपको करता था। तो इसमें आपकी जोखिम हुंडी, इस प्रकार से आपकी हुंडी खत्म हुई। तो ये हुंडियां तो चलती थी पहले, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम आपके हुंडी की जगह क्या आ गए हैं, जमा पत्र, मतलब क्रेडिट नोट, नाम पत्र मतलब डेबिट नोट, चेक है, ड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये आप पढ़ेंगे, अकाउंट्स जब पढ़ेंगे तो अकाउंट्स में ये सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे और इसकी बकायदा डेफिनेशन भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी कि जमा पत्र यानी क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है और चेक क्या होते हैं और ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं, आहरण क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा क्लियर न करके आपको आगे की अकाउंट्स की क्लासों में क्लियर करवाऊंगी। तो अब अगला स्वदेशी बैंक खत्म हुआ, आपको स्वदेशी बैंक में जो भी जितना देखना था उतना समझ में आ गया कि स्वदेशी बैंक में क्या होता था, जितना भी पैसा है जो उधार बैंक है, जो आपकी क्रेडिट पे, आपकी साख पे आपका कितना गुडविल है उस बेस पे आपको पैसे देती थी और उन पैसों से आप अपना काम चलाते थे। बदले में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर लिखवा के रखती थी और उसी के आधार पे आपका बिजनेस चलता था। कुछ कीमती वस्तुएं भी होती थी, जैसे गोल्ड आपने गिरवी रख दिया और बदले में आपको पेमेंट मिल जाता था, तो सामने वाले को भी रिस्क नहीं होती थी और आपको भी रिस्क नहीं होती थी। तो आपको पैसा मिल जाता था बिजनेस करने के लिए और सामने वाली पार्टी के पास उसकी सिक्योरिटी के बेस पे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी है वहाँ पे सिक्योरिटी के बेस पे रखा जाता था। और अगर वो नहीं होता था तो एक आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर वहाँ उसके अंदर लिख कर देते थे। तो अगला हम पार्ट पढ़ते हैं, मध्यस्थों का उदय। मध्यस्थों का उदय यानी इंटरमीडिएटर जो भी होते हैं, जो मीडिएटर्स होते हैं, जो मध्यस्थ का काम करते हैं, मतलब दो पार्टी के बीच में तीसरा, जैसे आप दलाल कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बताएं कि आपके और मेरे बीच में कोर्स कंप्लीट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कौन पूरा करवाएंगे, मतलब मेरे पे प्रेशर कौन बनाएंगे और आप भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट की शिकायत किससे करेंगे कि मैडम ने कंप्लीट नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। तो हमारे मीडिएटर कौन है, आपकी स्कूल आपका मीडिएटर का काम कर रही है कि मेरे पे प्रेशर बनाएंगी, मैम आपने कंप्लीट नहीं करवाया। और अगर मुझे आपसे शिकायत होगी कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उसके लिए प्रेशर आप पर स्कूल बनाती है। तो स्कूल आपका मीडिएटर का काम करती है, मध्यस्थ का काम करती है। तो धीरे धीरे जब हमारा बिजनेस डेवलप होने लगा तो जैसे जैसे और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे क्या हुए, मीडिएटर भी बनने लगे, मतलब एक दूसरे की गारंटी लेने वाले बंदे भी बने कि अगर पैसा नहीं है, गोल्ड भी नहीं है और आप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करना चाहते क्योंकि ऑलरेडी आपके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो चुके हैं इश्यू, तो आप नहीं करना चाहते। तो उसमें क्या होता है, आप अगर आपकी गुडविल अच्छी है, आपकी मार्केट में साख अच्छी है, पैठ अच्छी है, तो कोई भी बंदा आपकी गारंटी देने को रेडी हो जाएगा। उस गारंटी के बेस पे आपको पैसे मिल जाएंगे। आज भी यही होता है कि अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो कम से कम आपको 2 बंदों की गारंटी देनी होती है, तो वही आपके मीडिएटर यानी गारंटर या मध्यस्थ होते थे और उनके जरिए आपका, तो ये आप खुद टॉपिक पढ़ेंगे और फिर खुद आप लिखेंगे, समझ में आएगा ज़रूर अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो और लिखेंगे। तो मैं आपका चेक करूंगी, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट डाल दिए हैं। अब इन पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में तो आपको क्लियर करवा रही हूँ, अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं होते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको इसको और समझाने को रेडी हूँ। स्कूल में आपको डाउट्स हो तो वो पॉइंट लिख के लेके आए और मैं उसको पढ़ाने को रेडी हूँ। लेकिन आपको करना तो खुद ही होगा, इसको पॉइंट को ऐसे कैसे लिखो, फिर डैश करो और उसमें क्या क्या मैंने समझाया है वैसे और क्या क्या आपको समझ में आया है वैसे,
मेरे से ज़्यादा दिमाग आपका चलता हो तो आप अपनी तरफ से भी उसमें एडलेस कर लो कि हाँ मुझे इस तरीके से समझ में आता है ये पॉइंट, तो आप उस तरीके से लिखो। लेकिन कैसा लिखो, आपकी लैंग्वेज में लिखो, आपको क्या समझ में आया आप वैसा लिखो। दूसरा है कि जब आपका बिजनेस और डेवलप होने लगा तो मध्यस्थ आए, मीडिएटर आए, मीडिएटर के बाद मीडिएटर के साथ साथ में जैसे जैसे व्यापार बढ़ा तो वैसे वैसे एक आया ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। परिवहन पहले मैंने बताया ना कि बैलगाड़ी पे बेचारे परिवहन करते थे, कहाँ रोड वगैरह थी, अब तो फ्लाइट में काम चलता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो धीरे धीरे करके हमारे जो देश में है रोडें बनने शुरू हुए, रास्ता बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट ने भी अपने आप को डेवलप किया। तो विदेशों में माल जाता था तो जहाज़ों के द्वारा माल पहुंचाया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पे सिटी में माल पहुंचाया जाता तो थोड़े बहुत व्हीकल बने, ऐसे ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ चलने शुरू हुई और ऐसे ऐसे करके ट्रांसपोर्ट अगर नहीं होता तो हमारा, आप बताओ क्या हमारा बिजनेस डेवलप हो पाता? क्या बिजनेस के डेवलप होने में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा भाग है कि नहीं है? आप खुद डिसाइड करो। अगर आपका ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं होता तो क्या आपका बिजनेस आप डेवलप कर पाते? अभी तो आप ऑर्डर करते हो और माल आपके घर पहुंच जाता है, बगैर वहां जाए और बगैर वहां पे पहुंचे देखे बिना भी आप मोबाइल पे देख लेते हो और आप कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हो और फ़ोन पे कॉन्ट्रैक्ट किया, फ़ोन पे ही आपने पेमेंट भी कर दिया और माल आपके घर पहुंच गया। जितने दिन में बोला था, जैसा आपने मंगवाया था वैसा पहुंच जाता है, होम डिलीवरी हो जाती है। लेकिन कैसे हुई ये? अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं। आप उम्मीद भी मत करना बिना ट्रांसपोर्ट के कोई भी बिजनेस है जो डेवलप हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट ने भी हमारे व्यापार में चार चांद लगाने का काम किया। रोडें बनी, फिर रेलवे लाइन बिछी और इस प्रकार से हमारा धीरे धीरे जो व्यापार है और डेवलप होता गया। पहले हम अपने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को अपने गांव तक सेल कर पाते थे, लेकिन अब हम उस प्रोडक्ट को अपने गांव नहीं, अपने पूरे देश, और डिमांड है तो विदेश में भी उसको सप्लाई करने की हिम्मत रखते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए परिवहन सुविधाएं हैं। तो अगला है व्यापारी समुदाय यानी ट्रेडिंग कम्युनिटी। ट्रेडिंग कम्युनिटी आप बोलेंगे कि मध्यस्थ तो समझ में आ गया, ट्रांसपोर्ट भी हमारे बिजनेस में हेल्पफुल है, तो अब ये व्यापारी समुदाय क्या है? व्यापारी समुदाय कैसे? अरे भाई, आप देखते ही होंगे कि जहाँ पे भी बिजनेस होता है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो उस पे एक जो मेन बिजनेसमैन होता है उसको लीडर बना दिया जाता है। लीडर बनाया क्यों? क्योंकि देखो गवर्नमेंट है जो आए दिन अपनी कंडीशन या टर्म्स चेंज करती रहती है और नए नए रूल बना के आप पे लगाती रहती है। तो अब उन रूल के लिए अब इतने सारे के सारे लोग कहाँ किसी मीटिंग में जाएंगे और इतने सारे के सारे लोग जाएंगे और गवर्नमेंट से मीटिंग करेंगे तो फिर भीड़ भी बहुत होगी। तो आप क्या करते हैं, 100 लोगों के तरफ से सिर्फ एक बंदा जाएगा इन 100 लोगों की बात को लेकर। तो वैसे ही ट्रेडिंग कम्युनिटी यानी व्यावसायिक समुदाय बने। व्यावसायिक समुदाय जो आपके व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए, आपके जो भी बिजनेसमैन होते थे उनकी राइट्स को वो प्रोटेक्ट करते थे और उनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उनकी होती थी वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे और गवर्नमेंट क्या चाहती है वो उनका तक पहुंचाते थे। और उसी के साथ में आपकी पब्लिक डिमांड क्या है, जनता क्या चाहती है और आप क्या बना रहे हो, उसके बीच में भी एक मीडिएटर जैसा यानी व्यापारिक समुदाय क्या करता था, एक मीडिएटर का काम करता था। व्यापारिक समुदाय बनते थे और वो आपका ये काम पूरा करते थे। और उसी के साथ में आपके जो व्यापारिक समुदाय होते थे जो एक पर्टिकुलर एक पूरे पार्ट को संभाल लेते थे। जैसे टीचर डिपार्टमेंट को आपके जो पहले पुराने टाइप में था तो वहाँ पे क्या होते हैं, मौलाना साहब आपके या जो पंडित लोग थे उन्होंने क्या संभाल लिया था, शिक्षा के क्षेत्र को। यानी इस व्यापारिक समुदाय ने या व्यापारी समुदाय ने क्या संभाला था, शिक्षा के क्षेत्र को। तो शिक्षा पहले कौन देता था, सिर्फ और सिर्फ आपके पंडित लोग और मौलाना साहब आपके जो है शिक्षा का क्षेत्र संभाल के बैठे थे। उसी के साथ में आपका जो चिकित्सा डिपार्टमेंट था, मेडिसिन जहाँ पे आपका मेडिकल डिपार्टमेंट था, उसको आपका कौन, हकीम साहब और वैद्य, जो वैद्य होते थे और हकीम होते थे वो आपका पूरा का पूरा
ये मेडिकल डिपार्टमेंट यानी चिकित्सा विभाग को पूरा का पूरा हैंडल करते थे। तो ये एक व्यापारिक समुदाय होते थे जो आपका व्यापार संभालने में या व्यापार को बढ़ाने में आपकी मदद करते थे। अब अगला है मर्चेंट कॉरपोरेशन। मर्चेंट कॉरपोरेशन एक व्यापारिक समुदाय ही है। सेम जैसे ये आपका व्यापारी समुदाय था वैसे के वैसे ही आपका व्यापारिक समुदाय ही है, उसी का काम करता है। जो जिसमें भी क्या होते हैं, एक बहुत सारे व्यापारी हैं जो इकट्ठा होते हैं और एक लीडर या ये मर्चेंट कॉरपोरेशन बनाते हैं। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में मर्चेंट कॉरपोरेशन ही कहते हैं। मर्चेंट कॉरपोरेशन बनाते हैं और उसमें एक लीडर होता है जो सारे व्यापारियों के हितों की रक्षा करता है और अपने खुद के रूल और रेगुलेशन बना के देता है कि हम इस तरीके से काम करेंगे। तो मर्चेंट कॉरपोरेशन आपके व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए एक व्यापारिक समुदाय होता था और उसने एक अपनी बहुत अच्छी गुडविल या पैठ बनाई हुई थी जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी इसकी बातें मानता था। कोई भी व्यापारिक समुदाय, दो व्यापारिक समुदायों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता था तो मर्चेंट कॉरपोरेशन उसमें कॉन्ट्रैक्ट करता था। दूसरा है ट्रेड सेंटर। अब पुराने टाइम में हमारे व्यापारिक जो केंद्र थे हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर व्यापारिक केंद्र थे, अब तो बहुत हो गए। पहले हमारे कहाँ कहाँ थे, वो पुराने जो थे वो कौन कौन से थे और ये व्यापारिक केंद्र हमारे व्यापार को बढ़ाते थे। व्यापारिक केंद्र जैसे मैं बताऊं पाटलिपुत्र हैं, ये नाम है पुराने, अभी इनको चेंज कर दिया गया है। तो पाटलिपुत्र आप इनको खुद पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं है। लिखना अगर आपकी इच्छा है तो लिखें, नहीं तो आप रहने दें। व्यापारिक केंद्र के अंदर आपके जो भी बंदरगाह होते थे या जो निर्माणी नगर होते थे, जो व्यापारिक नगर होते थे या पवित्र या तीर्थ यात्रा आदि के शहर होते थे, उनको है जो व्यापारिक समुदाय या पेशा वर्गों की समृद्धि का सूचक। यानी प्राचीन भारत में जो आपके व्यापार केंद्र थे वो किस पे बेस थे कि जहाँ से आपका माल है जो विदेशों में जाने के लिए समुद्री तट पे रहता था। तो कौन सा ऐसा समुद्री तट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा माल का आवागमन यानी ट्रांजैक्शन होता था, माल की ज़्यादा वहाँ पे बिक्री और वहाँ पे ढलाई और उतराई होती थी। तो पहला है पाटलिपुत्र, सेकंड पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, काशी, मदुरै, भरेच और कावेरीपट्ट। ये सारे आपके ताम्रलिप्ति, ये सारे क्या होते हैं, इनका इसमें जो है आपको बताया है कि ये कौन सा फील्ड होता था और कहाँ से कहाँ तक ये काम करता था और कौन सा है जो रोड का काम करता था और कौन सा है जो आपके समुद्री मार्गों का काम करता था। तो इसको बस आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और इस तरीके से आपका ये टॉपिक हुआ। अब आपको पढ़ाते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होता है, आयात और निर्यात क्या होता है। आयात मतलब आप विदेशों से माल अपने इंडिया में अपने भारत में लेते हैं, मतलब आयात है। मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट मतलब अंदर की तरफ आ रहा है। और एक्सपोर्ट मतलब आप बाहर भेज रहे हैं, मतलब निर्यात मतलब बाहर जा रहा है। आप अपने भारत से अगर माल को विदेशों में सेल करते हैं, विदेशों में बेचते हैं, तो वो आपका कहलाता है एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम क्या इंपोर्ट करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे, कौन सी चीज़ों को हम आयात करते थे और कौन सी चीज़ों को हम विदेशों में निर्यात यानी बेचते थे, उन चीज़ों को आपके बुक्स में लिखा हुआ है। उन चीज़ों के देख लें एक बार कि हम कौन कौन सी चीज़ें विदेशों से लाते हैं और कौन सी चीज़ें हम अपने विदेशों में बेचते हैं। तो इनको अभी आप खुद अपनी तरफ से लिखेंगे।